नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं हमारा खास शो सबसे बड़ा मुकदमा, जिसमें आज कटघरे में है अंजू। अंजू जब से भारत से पाकिस्तान गई हैं अपने 2 बच्चों को छोड़कर, तब से लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने और घूमने के लिए पाकिस्तान जाने का दावा करने वाली अंजू के इस्लाम धर्म कबूल कर फातिमा बनने की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि अंजू और नसरुल्लाह ने निकाह कर लिया। ऐसे में इंडिया न्यूज की अदालत में आज अंजू पर सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा। इस दौरान सबसे बड़ी जिरह होगी, सबसे बड़े सवाल होंगे और जनता की चार्जशीट में क्या है ये भी जानेंगे, क्योंकि अंजू के दावे में कई कानूनी दांव-पेच है। इन्हीं दांव-पेच को समझने के लिए आज अंजू को लेकर हमने एक चार्जशीट तैयार की है। उसमें कई सवाल हैं जिनको जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शो के दौरान एक बड़ा पैनल का हमारे साथ जुड़ेगा, जहां वकीलों की दलील होगी और मेहमानों से जिरह होगी और साथ ही होंगे जनता से जुड़े सवाल। वो सवाल कौन से होंगे वो भी हम आपको बता देंगे कि अंजू उर्फ फातिमा पर जनता की चार्जशीट में आरोप क्या क्या लगाए गए हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सारे आरोप बताने जा रहे हैं। तो जनता की चार्जशीट में अंजू के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं? पहला आरोप, अंजू ने अपने पति अरविंद को झूठ बोला, झांसा देकर पाकिस्तान गई, वो धोखेबाज है। दूसरा, पाकिस्तान जाकर इस्लाम कबूल किया, केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन नाजायज है। हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए दूसरी शादी कानूनन जुर्म है। अंजू ने यह अपराध किया है। तो अंजू ने यह अपराध किया है, ये जनता की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक से ज्यादा आप शादी नहीं कर सकते। चौथा, इस्लाम में शादीशुदा महिला कि बिना तलाक दूसरी शादी अवैध है और अंजू ने यह गुनाह किया है, क्योंकि इस्लाम साफ कहता है कि जो महिला है केवल एक शादी कर सकती है, दूसरी नहीं कर सकती, और अंजू ने ऐसा करके गुनाह किया है। नसरुल्लाह ने अंजू को झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया। ये जनता के सवाल हैं। जनता के मन में यह भी सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है। 7वां सवाल, अंजू को आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिलना क्या आईएसआई की साजिश तो नहीं? क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? जनता ये भी जानती है, समझती है, और ये उसका सवाल है। अंजू ने अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मां की ममता का गला घोट दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 2 बच्चों को छोड़कर आखिर एक मां जो है वो कैसे जा सकती है। इसी जनता की चार्जशीट पर आज हम बड़ी बहस करेंगे कि अंजू को लेकर जनता के मन में क्या है। हमारे साथ खास पैनल एक जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले अंजू के पिता ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे बच्चों को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अंजू से बात करना चाहेंगे आप? अंजू से आप चाहेंगे एक बार बात करना? अब वो उनसे नफरत हो गई, घृणा हो गई, उनसे बात करने का नहीं है मन। एक भाई ये कह रहा है कि नफरत हो गई, अपनी मर्जी से किसी मुल्क में गई, अपनी मर्जी से किसी को पार्टनर चुना, तो भाई को नफरत क्यों हुई? क्या घर को धोखा दिया? क्या पति को धोखा दिया? या आप लोगों को धोखा दिया? डेविड? हाँ जी, धोखा दिया, परिवार को धोखा दिया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं उनको धोखा दिया। अच्छा। और जो अंजू पर जनता की चार्जशीट है उसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, फाजिल अहमद साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, शराफत अली साहब हैं, अधिवक्ता हैं पाकिस्तान के, हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, नेहा रस्तोगी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, शैलेंद्र प्रताप जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुकीम अहमद हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, और हिमाल अख्तर साहब भी हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इसके अलावा गया प्रसाद थॉमस जी जो अंजू के पिता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल जो जनता के मन में है उनको मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को, कि जनता के मन में अंजू को लेकर कई सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर 2 बच्चों को छोड़कर अंजू जो है वो पाकिस्तान कैसे चली गई। एक मां का दिल कैसे मान गया कि नहीं, मैं 2 बच्चों को छोड़कर जिनसे मैं प्यार करती हूं उसके पास चली गई। पति को झूठ बोला, ऑफिस में झूठ बोला, दोस्तों को झूठ बोला, पिता को झूठ बोला, बच्चों को झूठ बोला, यानी झूठ की एक लंबी फेहरिस्त जो है
वो अंजू ने तैयार कर लिया और हर किसी को अलग अलग झूठ बोला। घर पर बोला जयपुर जा रही हूं, ऑफिस में बोला गोवा जा रही हूं, पिता को फोन किया कहा कि मैं लाहौर पहुंच गई हूं। तो ऐसे जो तमाम चीजें हैं, जो अंजू के अलग अलग बयान अलग अलग लोगों के सामने आए हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। अंजू के पिता से भी बात हुई। अंजू के पिता भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि अंजू बिना बताए वहां पर कैसे चली गई। पति जो हैं वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, घर पर ताला बंद है और सबसे अहम यह है कि आखिर जो 2 बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, वो 2 बच्चे किसके पास रहेंगे, क्योंकि अगर अंजू पाकिस्तान चली जाती है तो क्या वो 2 बच्चों के साथ लेकर आएंगे। सीमा और अंजू के केस में फर्क है, लेकिन अंजू का जो केस है उस केस में उसने अपने 2 बच्चों को छोड़कर गई है। सबसे पहले मैं नेहा रस्तोगी जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा, आप सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस आपने लड़े हैं, आप कानून की अच्छी जानकार हैं। अंजू पाकिस्तान चली गई, कहा यह भी जा रहा है कि अंजू ने अपना धर्म बदल लिया है। तो क्या जो धर्म अंजू ने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, तो क्या उस धर्म के पासपोर्ट पर, यानी अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया है, तो क्या अब फातिमा के पासपोर्ट पर वो हिंदुस्तान ट्रेवल कर पाएंगी? पासपोर्ट नया बनवाना पड़ेगा? फातिमा के रूप में, अंजू के रूप में नहीं है। तो उनका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें उनका नाम अंजू के तौर में दर्ज है। तो अब पाकिस्तान के ज़मीन से वो हिंदुस्तान आने के लिए उनको वो पासपोर्ट जो है उनको अंजू के नाम पे वो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि एट प्रेजेंट शी इज़ फातिमा ओवर देयर। उन्होंने अगर वो एफिडेविट सच है, उन्होंने जो जारी की है एफिडेविट के मुताबिक उनका नाम चेंज होकर अंजू से फातिमा हो गया है। तो बाकायदा उनको पूरा वहाँ पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसीजर फॉलो करके उनको फिर से वो पासपोर्ट नया जारी करवाना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो ट्रैवल कर सकती है। नेहा, हमारे साथ अंजू के पिता भी जुड़ गए हैं, सब उनके पास जाना चाहूंगा। गया प्रसाद जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, कि आपकी वेदना को मैं समझ सकता हूं, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं, आप किस तरह से परेशान होंगे इस बात को मैं समझ सकता हूं। लेकिन जब पहली बार आपको इस बात का पता चला कि जो अंजू है अब वो इस मुल्क में नहीं है, भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई है, वो भी अपने एक दोस्त के पास, इसकी जानकारी आपको कब मिली और उस समय आपके मन में क्या कुछ आया? मेरे ख्याल में तो ये जो बात जो आई, ये एकदम से सुनने में आई, तो मुझे एक पिता होने के नाते मेरा दिमाग ऐसे लग रहा था जाएगा, और मैंने इस तरीके से कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैं 5 बच्चों का, 6 बच्चों का बाप हूँ, उनका अच्छा परवरिश किया, सारे बच्चे हमारे स्वच्छ और उनके चाल चलन बढ़िया रहे हैं। तो इस लड़की ने अगर इस तरीके का कदम, यानी कि भारत से जाकर के पाकिस्तान में जाकर के लव की बातें करना, प्यार की बातें आना, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होने के जैसे हो गया। मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था कि मेरे अंदर विस्फोट हो जाएगा, मेरा दिमाग फट जाएगा करके, इस तरीके से मुझे बहुत ही लग रहा था कि मैं कॉमे में चला जाऊंगा। पर यह है कि मुझे कुछ हमारे लोगों ने, हमारे जानने वाले जो, उन्होंने आगे मुझे संभाल लिया, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि मेरे दिमागी संतुलन बिगड़ गया था मेरे इस बात को सुन करके। अच्छा, आपके कुछ बयान भी आए हैं जिसमें आपने ये कहा है कि अंजू की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मानसिक स्थिति के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि वो संती टाइप की लड़की है, अपना मर्जी करने वाली लड़की है। मतलब हमेशा से वो अपनी मर्जी चलाती रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बचपन से ही उसके अपने आप को काम पूरा करना, अपने आप में जो मन में आया वो करना है। हाल में मैं बोलता था इस बच्चे को, ये लड़की है, इसे नहीं करना चाहिए, लड़की है इसलिए, क्योंकि अपने आप को ये नुकसान करेगी। तो बच्चा अपने आप को अपनी मर्जी करता है, वो अपने आप में अपने आप का नुकसान करता है, मैं इसको समझाता था। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी चलाती थी, लेकिन किस तरह की मर्जी वो चलाती थी जिससे आपको आपत्ति थी? परिवार में जैसे परिवार में, जैसे मान लो मैंने इसको 8वीं क्लास तक जिससे ननिहाल में पढ़ाई किया, उसके बाद में 9th और 10th में मैंने पढ़ाने की कोशिश की इसको। तो 10th क्लास में मेरी थोड़ी परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से मैं फीस नहीं दे पाया। फिर भी मैं यहाँ के जो हमारे हेडमास्टर साहब थे हमारे स्कूल के, तो उनसे मैंने निवेदन किया, सर जी मैं आपको फीस दे दूंगा आगे पीछे, पर मेरे बच्चों को पेपर देने देना। उन्होंने इजाजत दे दिया, कोई बात नहीं मास्टर जी आप आ जाइए। मैं सिलाई का काम करता था, मास्टर जी के नाम से बोलते मेरे को।
उन्होंने कहा आप आ जाइए, कोई बात नहीं, अपनी बेटी को लेके आइए। तो मैंने लड़की से कहा, मैंने कहा बेटा आप जाके पेपर दे दो। इसने साफ मना कर दिया, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं पेपर नहीं दूंगा। एंड में आकर के उसने टाइम का पेपर नहीं दिया, उसके लिए बहुत उसको परेशान होना पड़ा। तो इस तरीके की मतलब गलतियां करना और फिर बाद में वही काम को करना, तो ये क्या है? ये पागलपन या जिद्दपन तो है नहीं, ये सनक सनक है। लेकिन आपने उसे क्या बोलते? समझाने की कोशिश तो की होगी ना। कि हाँ, हमने समझाने की कोशिश की, उसकी बहनों ने समझाने की कोशिश की, उसके टीचर ने समझाने की कोशिश की, उसकी माँ ने समझाने की कोशिश की। आखिरी उसने पेपर दिया तो दिया ही नहीं। और वही 10th की जब इसको आवश्यकता पड़ी भविष्य में 10 या 10 साल के बाद, तब पछता रही है कि काश मैं बात मान लिया होता। फिर 10,000 रुपए देकर किसने प्राइवेट से कहीं आगे हाई स्कूल किया। उसके बाद क्या? लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास चलूंगा, आप बने रहिएगा। सीमा वापस आ जाती है, सीमा भारत में वापस आ जाती है, आपसे मिलने आती है, आप उसे माफ कर देंगे? देखो, सीमा नहीं, अंजू, अंजू की बात कर रहे हैं, आप सीमा की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, माफ करिएगा, अंजू अगर वापस आती है तो आप उसे माफ कर देंगे? नहीं, मेरे माफ करने से कुछ नहीं होता है। यह हमारे पूरे भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इंडियन लेवल की बात है ये। क्योंकि मैं एक गद्दार या किसी प्रकार का, मैं एक वफादार, मतलब ऐसा नहीं हूं कि मैं खाली बच्चों के प्रति मैं वफादारी दिखाऊं और उसको गले लगा लूं। मेरा बेटी कहीं भी घूम के आ गया और मैं उसको गले लगा लूं, ऐसा नहीं है। हमारे कानून और भारतीय संविधान के अनुसार और हमारी मान मर्यादा को रखते हुए, और ऐसा नहीं होता है सर। मैं आप सबसे इसी चीज का मैं समझता हूं कि कोई भी बेटी या बहू घर से जो देहरी लांग जाता है, उसको हम समाज उसको ठीक नजर से नहीं देखता है। ये जब भारत में आएगी, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इसके जो बेटी लोग हैं भारत की, और जो महिलाएं हैं और जो माताएं बहनें हैं, वो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो इसके चेहरे के ऊपर थूकेगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल जनता की चार्जशीट में है वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें कि क्या सवाल है जनता के मन में। क्या भारतीय कानून के तहत अंजू और नसरुल्लाह की जो शादी है, क्या वो वैध है? ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि क्या ये शादी वैध है। शैलेंद्र जी, क्या ये शादी वैध है? भारतीय कानून के तहत बिल्कुल अवैध है, और शायद इसीलिए उनके पिताजी ने रोष व्यक्त किया कि शायद वो भारत नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत क्लियर है। इवन कन्वर्जन जो लॉज हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज यू कांट कन्वर्ट योर रिलीजन, अपना धर्म आप नहीं बदल सकते, क्योंकि संविधान बहुत क्लियर करता, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस शब्द, मैरिज इज नॉट अलाउड, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो प्रैक्टिस में जो विधियाँ हैं, पूजन विधियाँ, वो तो कर सकते हैं आप। और कभी भी अंजुम वापस आएगी तो यहाँ पे उस पर बाईगामी का मुकदमा चलेगा, क्योंकि वहाँ उसकी ऑलरेडी एक शादी एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्टिंग शादी जब तक डिवोर्स नहीं होता, इवन कन्वर्ट करके आप दूसरा धर्म में परिवर्तन करके भी शादी नहीं कर सकते। आपको आईपीसी की धारा 494 के तहत मुकदमा चलेगा और 7 साल तक की सजा। लेकिन उसके लिए तो शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी ना उसके पति को। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है सो मोटो लेके केस तो रजिस्टर्ड नहीं होगा ना इसमें। बिल्कुल, चूंकि मामला क्रॉस बॉर्डर है और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ निश्चित रूप से उससे पति को राइट देता है, लेकिन इट इज ऑल्सो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के पास राइट है कि सुमोटो लेके मुकदमा कर सकता है। और दूसरी चीज आपने एक और कही कि मुकदमा अंजू अपने बच्चों को लेके क्यों नहीं गई, क्योंकि इस्लाम में एडॉप्शन अलाउड नहीं है, ये टेक्निकल वो है। और दूसरी अगर मानवीय पहलू देखें तो सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेके भारत आ जाती है, उसको लगता है यहाँ तो इंसानियत जिंदा है। अंजुम को मोहब्बत है या मोहब्बत के आगे कुछ और है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ज्यादा बेहतर पता करेंगी। लेकिन उसको ये पता था कि अगर बच्चों को लेके साथ वो जाएगी तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट या दरिंदा स्टेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो नाम डिफरेंट कंट्रीज उसको देते हैं, लाइस पार्टनर दूसरे देते हैं, एनिमी स्टेट दूसरे देते हैं। तो इसलिए बच्चों को लेके नहीं गई, तो उसको पता है कि उसके बच्चे को मार दिया जाएगा। दूसरा एक चीज और आपने कही अंजुम की, एक इंटरनेशनल लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है। जी, आप कह रहे थे। इंटरनेशनल लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है कि राइट टू मैरिज
ऑफ ओन चॉइस। इट इज एन इंटरनेशनल ह्यूमन चार्टर के तहत इसको इंटरनेशनल राइट दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग नेशनल, किसी भी नेशनल को हो सकता है, किसी जेंडर से हो सकता है, जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ, वहाँ पे अभी तक गे मैरिजेस पूरी दुनिया में कुछ ही राष्ट्रों ने अलाउ की हैं। तो क्या इंटरनेशनल लॉ जो कहता है कि राइट टू मैरिज, और दोनों भारत और पाकिस्तान उसके सिग्नेटरी हैं यूएन चार्टर के जी, और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल 16 स्पेसिफिक कहता है कि आप शादी अपने मन से कर सकते हैं, बिल्कुल, और किसी नेशनल से कर सकते मैं हैं। आपके पास आता हूं। शराफत अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। शराफत अली साहब, क्या पाकिस्तान में इस शादी को वैध करार दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो उसने तलाक लिया नहीं है? बहुत शुक्रिया जी आपका बात करने का मौका देने का। मैं सोच रहा था कि बात शायद इसी मामले तक हो, लेकिन दरमियान में फील्ड स्टेट और कुछ गद्दार जैसे अल्फाज और इस तरह के इस्तेमाल करके तो बात को शायद कानूनी या इखलाकी या समाजी से आगे कहीं लेके जाया जा रहा है। मैं 2-3 बातें, जैसे आईपीसी के अंदर जो जुर्म है 7 साल सजा जबरदस्ती की शादी करने के लिए, इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी ये सजा है, और वो सजा जो है ये 2011 के अंदर उसको बढ़ा के उस सजा को 10 साल कर दिया गया था। यानी कि इस वक्त अगर आप ये कहते हैं कि फर्ज करें ये फोर्स्ड कन्वर्जन है या शादी जबरदस्ती की गई है, किसी फ्रॉड से, धोखाधड़ी से की गई है, तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उसकी बाकायदा जो है वो। लेकिन शराफत अली साहब, अगर पाकिस्तान में सजा का प्रावधान है तो फिर निकाह को मान्यता कैसे दे दी गई? मैं बात कर रहा हूँ जी। दूसरी बात ये कि 2 लॉज जो है ना, कि सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 और हिंदू मैरिज एक्ट जो बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर लागू है अपार्ट फ्रॉम सिंध, जो 2017 का हिंदू मैरिज एक्ट है। बंदा इतना चीज जो है, मुझे वो ड्राफ्ट करने का मौका मिला था, वो लॉ, मैं लॉ मिनिस्ट्री में उस वक्त एडवाइजर था। उस लॉ के अंदर जो है कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि जहां पे आप किसी और जो है वो मजहब की औरत को या हिंदू मजहब उसको आप कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली चीज तो ये है कि लॉ जो है वो जो जबरदस्ती एक मजहब से दूसरे मजहब में कन्वर्ट करना है उसके भी खिलाफ है। जबरदस्ती की शादी जो है उसके ऊपर भी कड़ी सजा है। पहले तो ये कानूनी बात है जी। अब बात आ जाती है जो दूसरी के हकीकत क्या है। अब अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आप वो इधर उधर से आप देखते हैं तो उस सारे के अंदर जो बात मतलब जो चल रही है, अब वो अभी तक अंजू है या सीमा है, उसने कर ली है शादी, नहीं कर ली, वो खुद उसको डिनाई कर रही है, ये वो वाले फैक्ट्स हैं। जबकि कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, जो डीआईजी मालाकंड है मुतलका इलाके के, उन्होंने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक गए हैं, उनको पूरे तौर पे सिक्योरिटी दी गई है। अब इंटरेस्टिंगली शादी जो करना है, शादी करने का कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी अलग से, अगर आप उसको मुस्लिम फैमिली लॉ के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके लिए शादी तो आपको अलग से निकाह ने पढ़ानी है गवाहों की मौजूदगी में। कोर्ट में तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने आपको ये बयान देना है कि हाँ ये हमने ही शादी की है और ये जो मेरा बयान है ये ठीक है और मैंने ये सारा कुछ जो है वो होशो हवास में किया है। तो इस तरह के जो कागजात है अभी तक तो कोई क्या अगर सामने किसी के आए हैं तो वो बाकी भी पैनलिस्ट में बता सकता है। मेरी नजर से ये नहीं गुजरा, मासवाए इसके कि एक वीडियो जिसमें उनको कोर्ट के अंदर जो है वो ले जाते हुए देखा है। तो अगर ये वाकई ही शादी है तो मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे ये बिल्कुल अगर ये हुई है तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसका जवाब ले लेते हैं हुसैन थैबो साहब से, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन साहब, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? आप लोग शादी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि शराफत अली साहब इस बारे में श्योर नहीं है कि निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग के सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या शादी हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि मैं अफसोस करता हूँ ये जो शर्मा साहब हैं, जिस तरह से आपने इनको कॉन्फिस्केटेड करके बिठाया हुआ है और इसको प्रेशराइज किया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है जो आपके एक साहब बात कर रहे थे अभी कि जी फेल्ड स्टेट और फलाना स्टेट और ये स्टेट जी,
तो मेरी जो सिंपैथीज हैं वो शर्मा साहब के साथ हैं, बिकॉज मैं भी बेटी का बाप हूँ और ये किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ जो कहता था कि जी ये फेल्ड स्टेट। उसको मेरा जवाब ये है कि कैसा लगा हमारा मजाक? मजा आया? किस बात का मजा? किस बात का मजा? मजा आया? हुसैन फैबो साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस बात का मजा की बात कर रहे हैं? आगे चलता हूँ ना। नहीं हुसैन साहब, इस शब्द से मुझे आपत्ति है। इसी शब्द के लिए नहीं, इस शब्द से मुझे आपत्ति है हुसैन साहब। मैं चीखने चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें, मजा आया। सॉरी फॉर दिस थिंग, मजा आया जो शब्द आप यूज कर रहे हो, ना हिंदुस्तान के लिए ये मजा है ना पाकिस्तान के लिए ये मजा है। इनफैक्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान की नारियों का अपमान है ये मजा सब जो है। आपने मुझे टाइम दिया है बात करने के लिए, तो आप मेरी पहले बात सुने कि आपको ये सारा वाकया रावत जी सुन रहे हैं आप कह रहे मजा। मैडम आप पहले सबसे पहले मुझे इसको डिस्क्राइब आपने पहला ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि आप एक बेटी के पिता हो, आप नारियों का इज्जत करते हो, तो मजा का यहाँ पे कौन सा जिक्र हो रहा है? वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नहीं रोका जो एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। उन्होंने मजा शब्द आपके एक्चुअली वो और सीनियर जर्नलिस्ट अगर इस तरह की बातें करेगा कि मजा आया, तो वहाँ की पत्रकारिता का क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान की पत्रकारिता कैसी रही होगी? वो एक मजा के तौर में लेने के लिए किया है। आपकी बेटी यहाँ सीमा आकर यहाँ पे बस चुकी है, उसी का मजा बदला लेने आपने मजा करवाया है। जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मैंने नहीं कहा है, ये आज आपको मेजर गौरव आर्य ने भी कहा है। जो भी है आपके मुंह से ये शब्द जो निकला, एक्चुअली ये ऑब्जेक्शनल है, आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मैं मांगता हूँ, मुझे बात तो करने दे आगे ना। माफी मांगनी चाहिए आपको। ये कोई मजा वाला चीज नहीं है, दो नारियों की जिंदगी की बात है और साथ में बच्चे इन्वॉल्व है। मजे का बताता हूँ ना कि आप सभ्य समाज का शब्द नहीं है जो बच्चे इन्वॉल्व है। सभ्य समाज यहाँ हिंदी चलती, आपके यहाँ उर्दू चलती है, यहाँ भी इस सलीके की भाषा ऐसे शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। आप लोगों और आप जिनसे बात कर रहे हो हमारे लीगल फर्टिनिटी के एक बहुत ही रिनाउंड वकील है, उनसे आपको सलीके पूर्वक बात करना चाहिए। वो जो आपके पास अभी मसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कोई भगोड़ी खातून है जो आप जिसको आपने ये अपना शब्द हम भगोड़ी खातून, आप एक तरफ उसे पाकिस्तान की बहू कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई। भगोड़ी खातून ये कहाँ से, ये सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं? आपकी खातून तो बिना हमारी महिला जो गई है बकायदा लीगल प्रोसीजर के थ्रू गई है। इस पे डिस्कस ही नहीं करते हमारी मीडिया में, तो ये टॉपिक ही नहीं है। कोई ये बात शब्द ही आपका क्या शब्द है भगोड़ी खातून? आपको मसला ये है कि आपको अपने बंदों को डरा के रखना है। देखें जी ये सीमा आ गई, इसने आप ये आईएसआई ने प्लांटेड करके सीमा को हमने नहीं बुलाया था, बकायदा अंजू को आपने बुलाया है। हुसैन साहब मैं आपको कानून बता देता हूं, सीमा अवैध तरीके से भारत में आई। भारत का कानून ये कहता है कि उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, लेकिन फिर भी भारतीय कानून उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। रावत साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द अगर वहां का मीडिया करेगा तो पाकिस्तान जो गर्त में जा रहा है और खत्म हो जाएगा। वहां की मीडिया को संभल के बात करनी चाहिए। आपको बात करने की तमीज नहीं कि कैसे बात की जाती है। किसी स्त्री के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसे स्त्री के साथ यही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो फिर तो सीमा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वहां पर स्त्री बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, मुझे तरस आता है आप लोगों के दिमाग के ऊपर किस प्रकार की बातें करते हैं आप स्त्रियों के लिए। आप भगोड़ी स्त्री बोल रहे हैं, आप भगोड़ी स्त्री बोल रहे हैं, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप अपनी बहन बेटियों के लिए पाकिस्तान में। आपको नहीं, पाकिस्तान की सभ्यता यही सिखाती है आपको, जर्नलिज्म में यही सीखा है आपने, पत्रकारिता में आपने यही सीखा है क्या कि स्त्री के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? आप भी अपनी बात को रखिए। कोई टॉपिक ही नहीं है आपके पास। कोई मुझे एक बात बताइए, आप एक सीनियर सहाफी है। शुरुआत क्या आपने बहुत घृणित
आप एक सीनियर सहाफी है, सीनियर ऐसे पत्रकार शब्दों को है, बोलते अगर हुए। आपको अपना लहजा मालूम नहीं है तो आप किस तरह से डिबेट कर रहे हैं? आपको अपना लहजा मालूम नहीं है, आप हिंदुस्तान पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो सीमा अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर आती है और उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। सुनिए, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर जब यहाँ से अंजू जाती है उसके बारे में आप भगोड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी पत्रकारिता है आपकी? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, क्या वजह है इसके पीछे बताइएगा। क्या आप उसको अपनी बहू मान रहे हैं? कैसे बोल सकते हैं जब बकायदा आपने उसे वीजा दिया है? आप टॉपिक रखे ना, राहुल ने अभी हिंदुस्तान के लिए नहीं क्या नहीं कहा है, हुसैन वहाँ साहब, पे मैं यही अमेरिका में समझना खिताब किया चाहता है। हूं कि भगोड़ी शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्या किसी को मुल्क से भगाया गया था क्या? इसलिए हो रहा है कि आपकी हैं लड़कियां भगोड़िया, तो मैं क्या करूं उनको? मैं पहले शर्मा साहब से मैंने बकायदा उसने वीजा अप्लाई किया है। क्या आपने क्या वीजा क्या दिया है। पाकिस्तान भगोड़े लोगों को वीजा देता है? बाबू साहब, क्या पाकिस्तान भगोड़े लोगों को वीजा देता है? जो आप भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके पाकिस्तान का जो शब्दों से ये भय डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो वो सुरक्षित भगोड़े लोगों को रहेगी? वीजा देता है? हमारे पास जो आई है वो लीगल आई है, आपके पास इलीगल कैसे आई? राह क्या कर रही है? वो क्या कर आप रही है? अपनी राह वाले जो खातून है से वो क्या पूछिए, कर वो रहे हैं? इलीगल हमारे देश में क्यों भाग कर आई हैं? तो कोई भी वहाँ इतना क्या इतना करिएगा? परेशान हुई होगी तभी तो इलीगल तौर पर आई उसे होगी। भागना पड़ा मजबूरन। चार क्यों बच्चों आ के गई? साथ कैसे कोई आ गई? क्यों मतलब आएगा कैसे? हुसैन वो कह रहे हैं साहब? मीडिया मानसिक बाइट रूप निकालो। से परेशान हो गई होगी और उसके स्टेट बयान है, कोई भी आ सुनिए। जाए। और ये कह रही है कि पाकिस्तान में महिलाओं को आजादी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। ये तो प्रूव कर दिया हुसैन साहब आपने कि महिलाओं के साथ किस तरह से आप पेश आते हैं। ये आपकी सभ्यता को दर्शाता है और ये प्रूव करता है कि सीमा हैदर जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिति में गया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस देश की पत्रकारिता इतनी घटिया होगी। रावत साहब, हुसैन साहब, चूंकि डिबेट लीगल है, सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। जो चौथा सवाल है जो दर्शकों का है वो भी हम पहुंचा दें लोगों तक कि क्या नसरुल्लाह से निकाह के आधार पर अंजू को पाकिस्तान में रुकने की इजाजत मिलेगी? ये चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल कि क्या अंजू भारत लौटती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है? नेहा, क्या मुकदमा चल सकता है? हाँ जी, ऑफ कोर्स चल सकता है अंजू के ऊपर। अगर भारत वापस आती है तो उसको उसके ऊपर बायगामी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है, तो अंडर सेक्शन 494 आईपीसी के तहत उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो ये एक्ट जो उन्होंने किया है वो बायगामी के अंदर उसमें मुकदमा कर सकता है। लेकिन बाकी जो शब्द वो यूज करे वो इस चीज से मैं वाकिफ नहीं रखती कि उसने ऐसा एक्ट किया। ये सिर्फ वो सिर्फ उनके हस्बैंड का राइट है कि जब अंजू वापस आएगी कि उसके ऊपर मुकदमा करना है कि नहीं। नेहा जी, आप दोनों वरिष्ठ वकीले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो अंजू थॉमस है और वो क्रिश्चियन हो चुकी है, ठीक है ना, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में शादी की थी। क्रिश्चियन जो है बिना कन्वर्ट किए हुए, बिना इस्लाम को कन्वर्ट किए हुए वो शादी कर सकती है और वहां हिंदू मैरिज एक्ट क्रिश्चियनों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये सोच करके आप बताइए कि उस समय पर क्या स्थिति हो सकती है। शराफत अली साहब से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। शराफत अली साहब, क्या निकाह करने के बाद उसे सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान की मिल पाएगी? देखें, पाकिस्तानी किसी औरत को पाकिस्तान के जो है ना, ये इंडिया का तो बहुत कम मामला है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है ना कि वो इस तरीके की जो है वो मामला चल रहे हैं कि जहां पे सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में खवातीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सिटीजनशिप एक अलग मामला है। पहले ये तो मैंने तो अर्ज की थी कि क्या किसी के पास निकाहनामा अभी तक किसी ने देखा? क्या किसी ने वो एफिडेविट जो वो कहते हैं कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो अपना सीआरपीसी 164 की स्टेटमेंट दी है, क्या किसी ने, मैं तो कानून का बंदा हूं, कागज देख के बात करता हूं, क्या अभी तक अगर किसी ने नहीं देखी तो वो दिखा दे कि क्या वो मौजूद है? दूसरी बात ये कि क्या जबरदस्ती शादी की गई है? अगर जबरदस्ती शादी की गई है तो मैंने कहा कि वो जुर्म है। यहाँ पे देखो, वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने शादी की है। हम यहाँ पे बैठ के जबरदस्ती, लेकिन हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, शादी कर ली, शादी कर ली। क्यों हुसैन साहब, आप तो यही कह रहे हैं? कागज देखे मैं तो अगर उनकी मालूमात में है तो मैं उसको डिनाई इसलिए नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं, लेकिन ये कि अगर कागज कोई मौजूद है तो उसको सामने आना चाहिए। तो ये कागज तो आप दिखाओगे ना, ये पाकिस्तानी एफिडेविट तो आप लोग दिखा रहे हो न्यूज में, तो ये कागज तो आप ही दिखाओगे। हमें हिंदुस्तान में तो आपको नहीं पता चल रहा है। दिखाएं, किधर है वो? कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा। देखिए, अगर ये शादी
जी अगर ये शादी ये आप टॉपिक कह रहे आपका हैं है, कि आपकी लड़कियां भाग रही हैं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। वो अंजू भी आपकी है, सीमा भी आपकी है। ये सारे ड्रामे आप अपने लोगों को पागल बनाने के लिए ये कर रहे ड्रामे हैं। आपके ये यहाँ पर सारी भी हो रहे चीजें- हैं। आप वहाँ की हुसैन साहब, पुलिस आप ने- इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अपने शब्दों को देखिए, किस आप तरह के पहले शब्दों का अपनी इस्तेमाल शब्द के करते लिए हैं आप, माफी मांगे, ड्रामे तो कर क्या? रहे हैं, मेरे- लड़कियां भाग रही हैं, क्या किस तरह के शब्द हैं ये? मैं आपको क्या करूं? क्या मतलब हमने मेरे ये पास शब्द तो का प्रयोग किया? इस पाकिस्तान बंदे की ने- सारी मतलब लड़कियां 4 अंजू, बच्चों को लेकर सीमा आ रही 4 है। बच्चों के साथ भारत आ गई तो इस बात की ज्यादा तकलीफ है क्या हुसैन साहब आपको? कोई नहीं तकलीफ। है आपको concern- तकलीफ, हमारा इसलिए आप तकलीफ है, वो हिंदुस्तान नजर आ रही है। आपका प्लांटेड केस है। प्लांट ये सारा सर, देखिए, हमने कोई आप- जल्दी आप नहीं मुझसे दिखाई बार-बार निकाह ये कराने पूछ की रहे या हैं कि वो कन्वर्जन आ गई कराने बेचारी, की। कैसे आ गई भाई? ये फेल्ड ये स्टेट है प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान। आप फैला रहे हो, ठीक है, वीडियो मैं- आप सर्कुलेट कर रहे हो। हमारे पास तो कोई नहीं आ सकता ऐसे। हमारे पास तो प्रॉपर वो वीजा पे आपके पास कैसे लोग आ जाते हैं? कोई बंगाली आ जाते हैं। आज मेजर गौरव आर्य का आप व्लॉग तो सुने ना, मजा आ गया उसका। वो वैसे मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन उसने 4 औरतों की बात की है और आईना दिखाया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मेजर गौरव आर्य कह रहा है आपका भाई कि सही है, 4 हम नहीं, औरतों ने आपकी आपको लड़की जो है खुद वो बोल रही जकड़ा है। हुआ है। सर, आपकी सीमा कह रही है कि फेल स्टेट है। बहरहाल हिमार अख्तर साहब हमारी हमारे सीमा साथ जुड़े नहीं कह हैं, रही है, वो इस्लामिक मामलों के सीमा- जानकार हैं। वो सीमा, करीना, कतरीना, ये सारी आपकी है, हमारी नहीं है। ये आप सारे ड्रामे अपने पास रखें। ये जो अभी लड़की आई है, ये प्रॉपर आपने वीजा पे आई है और उसने इश्क किया। इससे पहले शोएब ने भी शादी की थी वो आपकी टेनिस स्टार से। इसमें कोई वो इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं, देखें हमारी जो लार्जर हमारा पॉलिसी ये है। मैंने आपसे पहले सर, मुझे शर्म आ रहा है आपको पत्रकार कहते हुए। सीमा, अंजू आप बात नहीं और करने दे सानिया रही हैं। मिर्जा जी आपको को आप शर्म आ साथ रही- में कंपेयर कर रहे हो, ये आपको खुद एक्चुअली को- बहुत ऑब्जेक्शनल है सर। आपको खुद को शर्म नहीं आ रही है कि आप मुझे सर, बात करने आपको दे रहे हैं? शर्म, आप रिपोर्टर आप ये देखिए हुसैन साहब, आप महिलाओं से किस तरह से बात कर रहे हैं। ये तो आप बात सानिया करने मिर्जा देना। का नाम आप मैं किनके उनकी साथ बारी में तुलना बात कर रहे हो? आप उनकी बारी में, अपनी बारी में बात करें। मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हमेशा एक मौकफ रहा है कि दोस्ती होनी चाहिए। हम हमेशा अमन की आशा, हम हमें दोस्ती का हाथ देते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं, ये है, हमारे डायलॉग हैं, ये आपने कॉपी कर लिया है। ये हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर अगर आप चलता है, दोस्ती जो का हाथ कस्तूरबा बटाते गौर तो से 4 युद्ध ना होते आपके अपना साथ, और 4 गॉडफादर युद्ध ना मानता है। हारते हम आप। आज भी और कायदे आज़म कश्मीर को में अपना आपकी लीडर जो मानते हैं। आतंकवाद की कायदे नीति है आज़म वो का ना ये फैली फलसफा होती है। लेकिन रावत साहब अंजू पे ही डिबेट को रखा जाए। कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में मुंह की कई बार इन लोगों ने खाई है, ये हम सब जानते तो हैं। भाई अंजू पे ही रहा कश्मीर जाए। में तो आपका बेड़ा गर्क हुआ है कश्मीर को लेके। तो अभी आप कहां कश्मीर पे चले जा रहे हैं? बात अंजू की हो रही है। पहले तो पाकिस्तान अभी करगिल दिवस बीता है 1 दिन पहले, याद होगा ही आपको। हमारे लिए अंजू टॉपिक नहीं है, हमारे लिए जुल्म टॉपिक है। नहीं, आपके लिए टॉपिक है, तभी आपने शुरुआत में एक वर्ड कहा था, मजा आया। आपके लिए टॉपिक है हुसैन साहब। टॉपिक नहीं होता तो आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। इससे पाकिस्तान का इंटेंशन साफ दिख रहा है। जो हमारे लिए बातें हो रही है ना कि आप लोग ने नहीं हनी है, ट्रैप हमारे फंसा के लिए सीमा हिंदुस्तान की टॉपिक नहीं लड़कियों है। वाले। ये हमारा केस नहीं है। हमारा केस है इस रीजन में अमन। वो अमन तब तक नहीं हो सकता जब तक सर, अमन आप ऐसे फैलाओगे, लफ्ज़ आते हैं फिर। आरएसएस के गुंडे आपके पास राज करेंगे। जो थॉमस साहब अंजू के पिता ये सारी बातें जो हैं वो सुन रहे हैं। थॉमस साहब ये सारी बातें सुन रहे हैं ना? हमारे लिए टॉपिक थी भाई। ये सारी डिबेट आप सुन रहे होंगे कि किस तरह की सोच है वहां पर, सुन रहा हूँ। किस तरह की सोच चल रही है, किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधे सीधे बात करने का सर ये मतलब होता है कि सीधे सीधे जवाब देना सही है। आपको लगता है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुसैन साहब ने किया, क्या वो शब्द उचित थे? मेरा कहने का मतलब ये है कि बात वहां से बिगड़ी है जब आपने पूछा कि वो लड़की की शादी हो गई है क्या, निकाह हो गया क्या। इस बात से यहाँ से इन्होंने बोला कि क्या मजा आ रहा है, ये गलत बात है। हुसैन साहब सुन रहे हैं, अंजू के पिता कह रहे हैं बात गलत है। देखिए, अंजू के पिता से मैंने पहले माजरत की क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की मेंटलिटी के लिए ये जवाब मेरे आरएसएस के गुंडों के लिए नहीं। आप पहले हिंदुस्तान कहते हैं फिर आरएसएस कहते हैं। क्या हिंदुस्तान में क्या किस तरह के शब्द नहीं है? और इस्लाम में सारियत में महिलाओं के लिए क्या है सबको पता है। क्या करूं? आरएसएस और आप बार बार जो है हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं। हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है
कि आज RSS क्या सीखने की जरूरत है? टेररिज्म, अब वो बेचारी जो अंजू है कहीं घूम रही होगी, वो सीखने की शादी करके झांसा देख के भाग के केरला फाइल से नहीं बन जाती है। इस तरह से कश्मीर आप को अपने आप अफगानिस्तान से बचाइए, ईरान से बचाइए, चारों तरफ। अगर भागने शब्द का ही प्रयोग करूं मैं तो चारों तरफ ईरान तरफ भाग रही, अफगानिस्तान तरफ भाग रही। आप अपनी बेटी को नहीं बचा सकते पाकिस्तान में, तो अंजू क्या सुरक्षा देंगे आप? की बात को पकड़ने आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित है और महिलाओं को जो इस्लाम में राइट्स है, इस्लाम में जिस तरह का मटेरियलिज्म समझा जाता है वही आपको चित्र दर्शाता है, आपका चरित्र वही है। आप जर्नलिज्म वर्ड में कैसे आ गए? आप अंतरराष्ट्रीय कानून का मजाक करते हैं, शादी से पवित्र बंधन को मजा आता कहते हैं, महिलाओं को भगोड़ा कहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे शब्द हो जाए महाभारत हो जाती है। द्रौपदी के अपमान में महाभारत हो गई थी, अब पाकिस्तान में हर दिन द्रौपदी मर रही है, उसकी चिंता कीजिए आप। अपवित्र समझते हैं क्योंकि उसको सिर्फ उनको मस्जिद में जाने देते हैं। शब्द नहीं बदल सकते, आपको अगर थोड़ी भी शर्म होती है आप माफी मांगे। पहला आप बोलते हो कि आप बेटी के पिता हो और साथ में इतने अश्लील शब्द यूज करते हो महिलाओं के लिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ ओनली हिंदुस्तान थॉमस जी भी कुछ कह रहे हैं, थॉमस जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए। मेरा ख्याल है आप उसके पिता के बारे में सोचो, उस लड़की के पिता के ऊपर क्या जा रहा होगा जब उस अपनी बेटी के बारे में सुन रहा है नेशनल मीडिया में कि उसकी बेटी भगोड़ी है। शर्म कीजिए सर। हुसैन साहब, पत्रकारिता छोड़ के ना टेररिज्म अपना लो, जो आपकी भाषा है। ये शोभा नहीं देती आपको एक आप पत्रकार हैं और कलंक है आप पत्रकारिता पर, और ये कलंक है पाकिस्तान की पत्रकारिता पर। अब आप सुने, आप जाओ ISI में जाकर के माफी मांगो, नहीं तो आप ऑफलाइन चले जाओ। आपको शर्म आनी चाहिए, ये शर्म आपको आनी चाहिए, तमीज आपको नहीं है बात करने की। आप एक पिता के सामने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसकी बेटी के लिए। आपके साथ अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? आपकी बेटी के खिलाफ कोई अगर बोलता आपकी व्यक्तिगत अंजू, व्यक्तिगत ना जाए, व्यक्तिगत ना जाए। ये उसका अपना मतलब वो अपना वीजा लेकर आई है, वो प्रॉपर आई है, आपको क्यों मर्ची लग रही है? सब वीजा लेकर आई है तो भागने का शब्द आप कैसे यूज कर सकते हो? आपने वीजा दिया तब वो महिला वहां गई है। बड़ी जबरदस्त आपने वीजा की बात की, वीजा से जुड़ा ही एक सवाल है वो उठा लेते हैं। जनता का जो सवाल है, जो छठा सवाल है जो जनता के मन में है वो भी बता देते हैं कि क्या अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के पीछे ISI जैसी कोई एजेंसी की साजिश तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के मन में, कहीं ISI से ऑपरेट तो नहीं कर रहा है। सातवां जो सवाल है कि क्या अंजू का धर्म परिवर्तन सोच समझकर किया करवाया गया है, क्या ये पूरी तरीके से प्लान है? ये जो जनता है ये उनके सवाल है जो हम बता रहे हैं। रावत साहब, आपको लगता है क्या कि सोच समझ के ये धर्म परिवर्तन का काम कराया गया? देखिए, निश्चित तौर पर नसरुल्लाह ने कहीं ना कहीं लालच दिया होगा, कहीं ना कहीं बहकाया होगा। जब तब जाकर के कोई स्त्री इतना बड़ा स्टेप लेती है, अपने 2 बच्चों को छोड़ करके, अपना पति को छोड़कर, माँ बाप को छोड़ करके वो अगर गई है पाकिस्तान में, और वहां पर उन्होंने भी एम्बेसी में जाकर के चक्कर काटे हैं और तब जाकर के सिफारिश लगा करके उसको वीजा दिलवाया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र होगा। और ये मुझे लगता है कि पूरी प्री प्लानिंग थी। बिल्कुल प्री प्लानिंग है, मतलब सुबह उठे नसरुल्लाह की पूरी प्लानिंग है और उसको कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। एक सवाल मेरे जहन में यह आ रहा है, क्योंकि लैंड ऑफ द लॉ जो है वो कौन सा लगने वाला है? क्योंकि सवाल यह है कि अगर अंजू इंडिया वापस आते हैं, मैं अपने जो वकील हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी समझना चाहूंगा, पाकिस्तान के वकील से भी ये समझना चाहूंगा कि जो लॉ लगेगा वो कौन सा लगेगा। क्योंकि अंजू फातिमा बन चुकी है, अगर उसने निकाह कर लिया है वहां पर, और निकाह करने के बाद अगर वो इंडिया लौटती है तो क्या उसका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होगा? और अगर वहां से जब वो, क्योंकि फातिमा बन गई है, यहां पर आने के बाद उसके ऊपर क्या ये तमाम चीजें चार्जेस है वो लग सकते हैं? शराफत अली साहब से ये सवाल ले लेते हैं। शराफत अली साहब, अगर अंजू ने निकाह कर लिया है और अंजू अब फातिमा बन गई है, तो क्या वो अंजू के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर पाएगी? भाई, पहली बात यह है कि उसने निकाह कैसे कर लिया है। मैं तो इस बात पे अटका हुआ हूं कि अगर उसने निकाह किया है, फर्ज करें निकाह पे निकाह किया है, तो ये तो इस्लाम के अंदर भी जो है वो गलत है, और ये निकाह के ऊपर निकाह जुर्म है, काबिल ताज़ीर जुर्म है। और दूसरी बात ये कि अगर जबरदस्ती फर्ज करें उससे करवाया गया है, आप मान लें कि आप कह रहे हैं, वैसे उसकी वीडियोस को जो सोशल मीडिया पे वायरल है, कहीं से लगता नहीं है कि वो तो इतनी खुशबाश जो है ना वो फिर रही है। बड़े अच्छे हमारे शुमाली इलाका जात बहुत खूबसूरत हैं और उनकी वो सैर कर रही है, तो उससे लगता नहीं है कोई जबरदस्ती है। तो ऐसी सूरत में अगर जबरदस्ती हुई है तो वो भी काबिल ताज़ीर जुर्म है, और ये जुर्म पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है।
अगर आपकी इस फलसफे को मान लिया जाए कि निकाह हुआ है, तो इसमें तो जो निकाह पढ़ाने वाला है, जो निकाह करवाने वाला है, उन सब के लिए जो है वो इसमें सजा मौजूद है। अगर बहका के जबरदस्ती, तो फिर ये जो पहले एक सवाल था कि ये ज्यूरिसडिक्शन का कि कहां पे होगा, तो पहले तो ये जो FIR है वही यही पाकिस्तान के अंदर होगी, वो भी उसी इलाके के अंदर जो है वो होगी, लेकिन उससे पहले ये साबित करना होगा कि क्या ये जो है वो जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई। और जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। अभी अभी जो बात सामने आई कि उनका नाम थॉमस है, वो क्रिश्चियन है, इस्लाम के अंदर अहले किताब के साथ शादी की इजाजत है, शादी की इजाजत है, लेकिन शादी की इजाजत किसी ऑलरेडी शादीशुदा खातून जब वो किसी और निकाह में हो, किसी की शादी में हो, तो ऐसी तो इजाजत कहीं नहीं है। देखिए फैजल अहमद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। फैजल अहमद साहब, अगर यहाँ पर तलाक नहीं देती हैं, पाकिस्तान जाकर निकाह की जो बातें हैं, तो क्या वो जो शादी है, जो निकाह है, वो वैलिड होगा? देखिए, अब दो देशों के बीच की बात हो गई। अब वो कौन इस देश में उनका क्या हिसाब था, वहाँ जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्या कहता है, ये दो देशों के बीच की बात हो गई। अब इस पर कोई भी चीज़ पर्सनली किसी का नहीं लागू होता। अब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जा करके अपने तरीके से जो बात करके ही इसका कोई सलूशन हो सकता है। बाकी वो फिलहाल अगर पाकिस्तान की नागरिक है या पाकिस्तान में शादी कर लिया, तो पाकिस्तान के कानून के तहत जो कुछ भी होना है उसके ऊपर होना है, पाकिस्तान में ही जो होना है। थॉमस साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जी, मैं ये रफत अली को मैं सलाम अलैकुम करता हूँ। रफत अली की जो बात कर रहे हैं ना कि वो जया प्रसाद थॉमस है, वो क्रिश्चियन है और आप मोमनन है, मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता था। जी, अगर बात मुकम्मल कर लेने दीजिए एक पॉइंट, तो फिर आप बात कीजिए। मैं आता हूं शराफत अली साहब, आपके पास आता हूं। थॉमस साहब को कह लेने दीजिए। जी थॉमस साहब। जी, मैं वो शराफत अली से मैं ये सवाल जो उन्होंने किया है उसका जवाब देना चाह रहा था। मैं एक नागरिक होने के नाते या बेटी का पिता होने के नाते नहीं, मैं ये भारतीय मतलब जातीय होने के नाते मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे जयप्रसाद थॉमस मेरा नाम है, मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्या जो अपने आप को जो मतलब मजहब वाले समझते हैं, तो क्या आपके कुरान में ये चीज लिखा हुआ है कि किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को या किसी मतलब किसी और भी धर्म वाले को ले जा करके उसके साथ अपना धर्म को कबूल करवा करके फिर उसको शादी करना? आप बता दीजिए मुझे वो शराफत अली साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस चीज को आपके कुरान के पेज को खोल के एक बार पढ़ दीजिए उर्दू में, फिर उसको हिंदी हमारे इधर के लोग कर लेंगे। आपकी भाई मैंने बहुत बात की है और सादा सी बात है कि ये जो भी अगर जोर जबरदस्ती शामिल है, मैंने ये बात की, वो गलत है। मैंने ये बार बार कहा कि 10 साल तक उसके लिए सजा है। नंबर 1, जबरदस्ती शादी करना भी सजा है, फिर निकाह पे निकाह करना, शादी पे शादी करना भी गलत है, वो भी काबिल ताज़ीर जुर्म है। और दूसरी बात ये कि वो शादीशुदा खातून है, जिस पासपोर्ट पे आई है, जाहिर है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है उसका मैरिटल स्टेटस, उसका मैरिटल स्टेटस तो क्लियर है कि वो शादीशुदा है। और जब तक वो उस शादी में मौजूद है, किस तरह से नया निकाह हो सकता है? तो मेरे ख्याल में तो ये तो कानूनी तौर पे किसी भी तौर पे ये बात ठीक ही नहीं है। और अगर ये ठीक है, फर्ज करें ठीक है, तो फिर ये जुर्म कमिट हुआ है और यकीनन फिर कानून अपना रास्ता लेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों के लिए ये कोई आसान बात है। संविधान के द्वारा जुर्म है नहीं। थॉमस साहब, शराफत अली साहब ने बहुत ही विस्तार से इस चीज को समझाया कि अगर वो बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उन्होंने वहां पर निकाह भी कर लिया है तो वो निकाह एक जुर्म है और वहां का जो कानून है, यानी पाकिस्तान का जो कानून है, वो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा राव साहब, अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इस्लाम है उसके अंदर यहूदी और क्रिश्चियन को छोड़ करके इन दोनों के साथ अगर कोई शादी करता है, इनकी लड़कियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में, तो उनको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये इनकी हदीस है और इनकी कुरान बोलती है। हिंदू यानी जो मूर्ति पूजक हैं, जो जिनको एक काफिर बोलते हैं, अगर उनकी लड़की करती है तो वहां धर्म परिवर्तन मस्ट है, ऐसा इनके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ फातिमा बनना ना बनना अंजू थॉमस के लिए कोई जरूरी नहीं है, ऐसा इनका इस्लाम का कानून बोलता है। हुसैन साहब, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा।
सर जी मेरी गुजारिश ये है कि ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ये मजहब को हम साइड पे रख लेते हैं, अभी थोड़ी कानूनी चीजों को भी साइड पे। आप लोगों ने उनको अपनी फिल्में दिखा के वीर ज़ारा फलानी फिल्म, कभी आप कहते हैं हम जाके कब्जा कर लेंगे, फिर आपके सिपाही आके वो हम अरेस्ट करके आप मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं हुसैन साहब? आप मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते हैं? आपसे पूछा कुछ ज्यादा बताते कुछ है। आपसे जो पूछा मैंने पूछा तो उस बात का जवाब क्यों नहीं देते आप? मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दे पे बोलिए ना। ये मसला, ये हमारे लिए मसला ही नहीं है कि ये लड़कियां उधर आई लड़कियां इधर। हमारा मसला अमन है। हमारा मसला जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो हिंदुस्तान की तरफ से जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो इस रीजन ये कब हुआ? ये कब हुआ? मैं फिर आपके इस सवाल पर ऑब्जेक्शन उठाऊंगा। ये कब हुआ? किस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं? कौन सा जुल्म हो गया? ये राहुल से पूछे। ये अभी राहुल ने अमेरिका में जो पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, क्या बात कर दी आप? तब तक कोई दोस्ती नहीं हो सकती जब तक आपकी तरफ से नहीं, आप सही कह रहे हैं। जब तक इस तरह की मानसिकता रहेगी ना हुसैन साहब, दोस्ती नहीं हो पाएगी। और हमारी पूरी अहमदियों की मस्जिद तोड़ी जाती है, सियाओं को मारा जाता है और आरोप हिंदुस्तान के लोगों पे लगाया जा रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, आप उसको भी नेगेटिव लेते, बिकॉज आप बिलीव नहीं करते ना। आप बिलीव करने लायक ही नहीं हो आप लोग। आप लोग बिलीव करने लायक नहीं हो। परवेज मुशर्रफ आगरा में आते हैं और उसके बाद कारगिल शुरू कर देते हैं। आप हो ही नहीं विश्वास करने लायक। आप तो पीठ में चुरा घोंपने वाले हो। ये आपका प्रॉब्लम है। अरे आप पीठ में चुरा घोंपने वाले हो। आप पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता। जब भी आपसे दोस्ती का हाथ बटाया आपने हमला किया। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी तरफ से अमन होना चाहिए। अरे आप बोलने लायक ही नहीं हो। वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। परवेज मुशर्रफ आगरा आए, यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ा के गए, फिर छुरा घोंपा। आप क्या बात कर रहे हैं दोस्ती की? आप किससे दोस्ती करना चाहते हो? आई है वो आपकी प्लांटेड है, उसको रा ने प्लांट किया है, ये आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन जो आपकी लड़की आई है वो प्रॉपर वीजा के तहत आई है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों, इसका मतलब है आपके पास मोहब्बत नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वहां से लड़की आके शुएब से शादी करती है। मतलब आपके कैसी बात करते हैं? सीमा 4 बच्चों के साथ आती है, कहती है कि वहां पर महिलाएं महफूज नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं है। वो आपके नागरिक ने उसके साथ क्या किया, जोर जबरदस्ती क्या वो तो बात मैटर पे इन्वेस्टिगेशन है। केवल बोले कि अपने दोस्त से मिलने आई हूं। अगर आपकी खातून यहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में सारे गुन गा रही है, तो सबसे पहले तो ये शांति अमन जो है वो राहुल को मिलना चाहिए। आपकी भाषा में ही अमन और शांति का कहीं दिख नहीं रहा। आप कहां से बनाओगे सर? मोदी जी अपने आरएसएस की आइडियोलॉजी जो नथुराम गॉडसे, आरएसएस को आप जानते हो कितना हो? क्या जानते हो आरएसएस के बारे में? आप 2-3 बार बोल चुके हो आरएसएस के गुंडे। क्या जानते हो आप आरएसएस के बारे में? क्या सुना है आपने? आपकी पूरी हिस्ट्री तो खराब बना रखी है आप लोगों ने। आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। आप वहां का इतिहास गलत पढ़ाते हो। आपको कुछ पता नहीं है। आप कैसे पत्रकार बन गए हो? मुझे तो शर्म आती है आपके ऊपर पत्रकार कहते हुए। आपको पता नहीं आरएसएस कितना बड़ा संगठन है। आप लोगों ने इसी आरएसएस ने गांधी जी को कत्ल किया। कहाँ चले गए हैं उसे? कहाँ चले गए? कहाँ की बात कहाँ आप लेके चले गए हुसैन साहब? बात करो आप। मैं क्या करूं? मेरा मसला वो और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने क्या किया? हसन साहब मेरी बात सुनिए। जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा कि नहीं छोपा? आप पाकिस्तान बना के बैठे हो, जिन्ना की बदौलत है। अमन होना चाहिए। मुद्दे पे आए हो, उसी मुद्दे में आप बात करो तो ज्यादा बेहतर हो। नथुराम गॉडसे की आइडियोलॉजी को खत्म करें खुदारा। आप अमन की बात करें, आप कश्मीर को अमन शब्द आप यूज ना करो तो वो ज्यादा बेहतर है हुसैन साहब। के अंदर मुसलमानों को अपने राइट्स दें। कौन से राइट्स नहीं मिले? कौन से राइट्स नहीं मिले बताइए? कैसी बात करते हैं यार हुसैन साहब? हर मुसलमान वो तो बात छोड़े। शैलेंद्र भाई, कौन से राइट्स नहीं मिले आप बताइए मुझे, मैं जानना और समझना चाहता हूँ। हुसैन साहब, आपके साथ जो वरिष्ठ वकील लोग बैठे उनसे पहले आप समझे,
बकायदा इसमें पढ़े, इसके रिसर्च करें, फिर आके मीडिया में कुछ बोलने के लिए आज आपके हिंदुस्तान के ये प्रोपोगंडा करके आप पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाते हो। आप जैसे पत्रकार वहां के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, पाकिस्तान को गर्त में डालने पे तुले हुए हो, पाकिस्तान को बेकारी बना दिया आप लोगों ने, और आप हिंदुस्तान की नकल करना चाहते हो, हिंदुस्तान से कंपटीशन करना चाहते हो। अरे हिंदुस्तान जैसा बन के देखो। फाजिल अहमद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। फाजिल अहमद साहब किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? रुक जाइए शैलेंद्र भाई, फाजिल अहमद साहब से सवाल का जवाब ले लें। आपके पास वहां से लोग हुसैन साहब रुक जाइए ना, फाजिल अहमद साहब को सुन लीजिए। फाजिल अहमद साहब, देखिए, भारत बहुत शांतिप्रिय देश है और पूरे विश्व कल्याण की बात करता है। सिर्फ भारत की बात नहीं करता। हमारे देश के महान उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तो जाके जिन्ना के कब्र पर फूल भी चढ़ाए। बिल्कुल, कितना देखिए उदार दिल है हमारे देश के लाल कृष्ण आडवाणी जी। तमाम मुसलमान खिलाफों के आइडियोलॉजी के बावजूद भी वो मोहम्मद अली जिन्ना से कितना प्यार करते हैं। वो गए और पाकिस्तान जाके उनकी कब्र पर फूल भी चढ़ाए। तो बात देखिए, हम लोग जब पुरानी बात करते हैं, कोई आकर के हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये बड़ी पुरानी बातें चल रही हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के भाई कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर और भारत के अंदर और पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएगा तो एशिया का लीडर बनेगा। लेकिन इस तरह की बातें जब करेंगे तब कैसे एक हो पाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना कोशिश किया भारत पाकिस्तान को एक शक्ति बनाने की। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा अगर भारत पाकिस्तान, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार मिलकर, श्रीलंका मिलकर के अगर एक देश नहीं बन सकते तो कम से कम महासंघ बन जाए। देखिए, हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, इससे ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन मैं उनको किस तरह से अनइंटरप्ट टाइम दे रहा हूँ। आप अगर मुझे इस तरह से अनइंटरप्ट टाइम देना तो बात कंक्रीट भी हो सके। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ वो कुछ भी बोले, मैं बोल रहा हूँ। आपके जो शब्द है ना, अगर वो शब्द इसी तरह से आए जिस तरह से फाजिल बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, सच सुनना पसंद करो। शराफत अली साहब बोल रहे हैं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है। हुसैन साहब, आपत्ति आप ही के शब्दों से क्यों हो रही है? अब मुझे लगता है कि शराफत अली साहब को सबसे ज्यादा स्पेस दिया गया। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपको हक सच की बात कर रहा हूँ। बर्दाश्त करो और सीधा करो हिंदुस्तान को, वरना ये रीजन तरक्की नहीं करेगा। हम हमेशा ये बात मुझे तो लगता है कि सोच के साथ पाकिस्तान और आप भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह की आपकी सोच है, मुझे भी बोलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक दिन एशियन टाइगर बनेगा। खुल ही नहीं रहा है। कभी अमेरिका के पैसे, कभी चाइना के पैसे, कभी और बात नहीं, ये आपकी टुकड़ों में 90s में आपका लोन में बनने वाला देश तरक्की कब करेगा? और वो भी जहां महिलाओं का सम्मान ना हो। आते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये क्राइसिस अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये फाइनेंशियल क्रंच अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है। एक कौम होनी चाहिए, पाकिस्तानी एक कौम है, एक नेशन है, एक स्ट्रांग नेशन है, एक दुनिया के। हुसैन साहब, आठवां सवाल ले लेते हैं। आठवां सवाल ले लेते हैं कि क्या केवल शादी के लिए अंजू का इस्लाम कबूल करना वैध है? ये दर्शकों का सवाल है कि क्या अंजू ने अगर इस्लाम कबूल कर लिया है शादी को लिए तो क्या ये वैध है? और नौवां सवाल ये है कि भारत लौटकर अगर अंजू आएगी तो वो क्या कहलाएगी? क्या फातिमा कहलाएगी? फाजिल अहमद साहब, क्या अंजू की शादी वैध होगी? देखिए, अब तो वो फातिमा है। अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो फातिमा है। अब उसकी शादी कितनी वैध नहीं है, ये लीगल प्रॉब्लम है कि जो भी है लीगल बता सकते हैं कि शादी वैध है कि नहीं वैध है। लेकिन अब वो फातिमा है। अगर वो तब तक फातिमा है जब तक वो अपनी स्वेच्छा से अपने को फातिमा कह रही। फिर उसका मन बदलेगा कि नहीं हम वापस जाना चाहते हैं तो वापस जा सकती है। इस्लाम उसको रोक नहीं सकता, या कोई भी धर्म किसी को रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन फिर उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा ना क्रिश्चियनिटी में। पर्सनल कैपेसिटी पर हर व्यक्ति पूरी दुनिया में आज़ाद है। भारत नहीं, पूरी दुनिया में पर्सनल कैपेसिटी पर कोई कभी भी किसी धर्म में जा सकता है, किसी धर्म से वापस आ सकता है, कोई भी काम कर सकता है। अब नागरिकता का जहां तक सवाल है तो वो अपने अपने देश की नागरिकता का नियम है, वो उस नियम के तहत क्या वैलिड है क्या वैलिड नहीं है ये सरकार और कानून तय करेगा। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्सनल कैपेसिटी, पूरी दुनिया का इंसान एक अपने धर्म को कभी भी बदल सकता है, वो कभी भी इस पर किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। फाजिल साहब, आपका क्या मानना है, ये शादी जो है वो जायज है? देखिए, मैं तो बहुत डिटेल नहीं जानता उनके बारे में। ये अभी जस्ट मैं आपकी डिबेट में आया
और मुझे टॉपिक भी नहीं पता था, लेकिन अब ये जो भारत में इस समय एक इंटरटेनमेंट हो रहा है, ये कौन है, सीमा हैदर और अंजू, ये सब जो है फिल्मी कहानी से आजकल वीर जारा जैसी फिल्में आ नहीं रही हैं, ये लोग इधर ज्ञान माफी में सबको उलझा रखे हैं, तो लोग थोड़ा मजे लेने के लिए अब अंजू और सीमा में भी बात उलझा रहे हैं लोग, क्योंकि हमारा देश जो है ना बड़ा रोमांटिक विचारधारा का है, हमारी फिल्में भी रोमांटिक बनती हैं, हॉलीवुड जो है की तरह फिल्में नहीं बनती हैं जी। तो हमारा देश बहुत ज्यादा रोमांस में रहता है, युवा खास करके हमारे हर तरह का सीरियल, टीवी, पिक्चर, न्यूज सब कुछ रोमांस पे चलती है, तो इसलिए यहाँ भारत में ज्यादा रोमांस। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं इसमें जरूर ये ऐड ऑन करना चाहूंगी, ये सिर्फ रोमांस का बात नहीं है सर, इसमें आपको बहुत सारे पहलू से देखना पड़ेगा। इसमें हमारा कानून, हमारा देश, दूसरे देश के आए हुए खातून यहाँ पर क्या टेररिस्ट एक्टिविटी करने आई है, सिर्फ यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात नहीं हो रही है, लीगल। लेकिन हुसैन साहब जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, उन तस्वीरों में कोई दूसरी खातून हमें नजर क्यों नहीं आ रही है? सीमा हैदर अगर कोई मुसलमान से शादी कर ली होती है, सचिन सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, आपने बोला है तो जरा मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर सचिन मुसलमान होता ना तो आपने उसको यूएपीए में डाल दी होती है। बात सुनिए इसको, अगर सचिन मुसलमान होता अब तक यूएपीए में जेल में होता। हर यहाँ पे सिलेक्टिव है कानून, यहाँ कानून सिलेक्टिव काम कर रहा है। सीमा हैदर के मामले में अलग कानून है, बाकी लोग के लिए मामले में अलग कानून है। सीमा हैदर को ऐसे क्लीन चिट कोई दे सकता है कि सीमा हैदर? लेकिन हुसैन साहब बड़ा सीधा सा सवाल है कि अंजू की जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें कोई दूसरी खातून नजर क्यों नहीं आ रही हैं? कोई महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं? दस्तरखान खान की भी तस्वीरें आ जाई हैं, बाकायदा वीडियो आया है, केवल पुरुष ही नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? इस्लामाबाद में, लाहौर में, पाकिस्तान में कोई खातून नहीं है भाई। वो लड़की आई है, किसी अपनी मोहब्बत में अपने आशिक के साथ प्यार करेगी या लड़कियों के साथ प्यार करेगी क्या? नहीं, बात अगर दस्तरखान में कहीं बैठी हैं 8-10 अगर लड़के बैठे हैं तो कोई महिलाएं नजर क्यों नहीं आ रही हैं? मैं यही जानना और समझना चाह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया हो? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने तो उस पर इतना कोई गौर नहीं किया ना, तो मेरा ये टॉपिक है, मेरा तो टॉपिक अमन है, शांति। लेकिन अगर आप क्या समझ, मतलब पाकिस्तान में खवातीन नहीं है, पाकिस्तान में लड़कियों को फ्रीडम नहीं है, जिस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मंशा पर यहाँ पर सवाल उठा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई देखने को नहीं मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर अंजू को कोई खतरा हो? क्या अंजू को खतरा होगा? अंजू अपने प्यार के लिए आई है, वो प्यार कर रही है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है उससे मेरे भाई? और अंजू अपना लीगल वे से आई है। अगर आप इतना सम्मान दे रहे हो इस रिश्ते को, तो आप जो इलीगल घुस गई है, वो पता नहीं नेपालियन है, पता नहीं वो भारतीय नागरिक है, वो भारतीय नागरिक है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस मुल्क में जो भी है वो सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना पे हम चलते हैं। सीमा की बात कर रहा हूँ, मैं सीमा की बात कर रहा हूँ, वो कौन घुस गई है आपके पास? जो अंजू है वो तो भारतीय है, वो प्रॉपर वीजा पे आई है, उसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है, वो अपने प्यार के लिए आई है, इसी तरह से जिस तरह से शोएब आया था, जिसने शोएब ने शादी की थी, अगर वो प्रॉपर वीजा में आई है, पासपोर्ट में आई है, उसमें ऑलरेडी जब लिखा हुआ है मैरिड स्टेटस है, तो निकाह कराते समय आप लोग ने ये चीज वेरीफाई क्यों नहीं किया? ये तो बात की बातें हैं, ये तो लीगल चीजें हैं जो आपको लीगल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एंगल के लिए हम यहाँ बैठे हैं सारे। शादी नहीं हो सकती है, ये मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला तो ये है कि एक लड़की आई है प्यार के लिए, उसको प्यार करने, आप उसको क्यों इतने खफा हो गए, क्यों पागल? मतलब मैं मेजर गौरव आर्या का सुन रहा था, वो कह रहा था 4 लड़कियों ने हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है, पूरी मीडिया पागल हुआ हुआ है। गौरव आर्या हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट तो नहीं करते ना हुसैन साहब, जिस तरह से आप पाकिस्तान को नहीं करते। आप पहले तो कूदते हैं उस पे जब वो हमारे खिलाफ बोल रहा होता है, तो